तालिबान के डिप्टी लीडर और बानियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंगल की रात कतर से काबुल पहुंचे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब्दुल गनी जो कि अब वापस आ चुके हैं अफगानिस्तान में, और दूसरी तरफ इस तरह से दिख रहा है कि मानो जो अफगानिस्तान में मामूल की जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौट रही है। देखिए, फिलहाल माना यह जा रहा है कि तालिबान सरकार को लेकर जल्द फैसला ले सकता है। हालांकि इसको लेकर लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पर होगी, बन सकती है जी। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल भारत इस बात पर नजर बनाए हुए है कि वहां पर सरकार किस तरह की बनती है, कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है या नहीं। वहां पर जो बाकी जो सेक्शन हैं जैसे हजारा है या बाकी जो वर्ग है सोसाइटी के, उनको भी शामिल किया जाता है या नहीं, महिलाओं को शामिल किया जाता है या नहीं, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर करीब नजर बनी हुई है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से तालिबान की सरकार को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन फिलहाल इंडिया वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसी बीच जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहीं न कहीं एक मॉडरेट तालिबान को पेश करने की कोशिश की गई है। तालिबान की तरफ से एक बदले हुए तालिबान की एक इमेज पेश करने की कोशिश की गई है जी। लेकिन अब देखना ही होगा कि हकीकत क्या है, क्योंकि अब मुल्ला बरादर भी पहुंच चुके हैं कंधार, और माना जा रहा है कि आज से ही गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को लेकर जो है वो एक तेजी आएगी। इसी बीच दुनिया ये भी इस पूरे जो घटनाक्रम पर, इस पूरे डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है, और तमाम मुल्क ये देखेंगे कि किस तरह की सरकार वहां पे बनती है, जिसके बाद उस सरकार को कौन देश मान्यता देता है और कौन देश मान्यता नहीं देता है। इन तमाम पहलुओं पर उसके बाद बातचीत हो। बिल्कुल, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी तमाम सूरत हाल पर नजर बनाए हुए, मीटिंगें भी चल रही हैं, ऐसे में आज भी मीटिंग होनी है, तो किस तरह से सिचुएशन रहती है अफगानिस्तान में, उस पर पूरी नजर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले पर सरकार की नजर बनी हुई है। कल भी एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल देर शाम हुई थी, जिसमें पीएम मोदी और कैबिनेट सेक्रेटरी और एनएसजी डोभाल और तमाम लोग इसमें शामिल रहे, जिसमें विदेश सचिव और जो एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान के रुद्रेंद्र टंडन, वो भी इसमें मौजूद रहे। और पीएम मोदी ने इसमें साफ कर दिया है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा दी जानी चाहिए जो इंडियन नागरिक वहां फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें सिख और हिंदू माइनॉरिटीज वहां पर हैं अफगानिस्तान में, उनको भी रिफ्यूज मिलना चाहिए, उनको भी यहाँ पे शरण मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अफगान नेशनल है उनको भी जो भारत से मदद चाहते हैं उनको भी हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। इस तरह का संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। आज भी सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है, माना जा रहा है सीसीएस की बैठक। इस बैठक में भी अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी, और जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर है उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक 1650 लोगों ने अफगानिस्तान से लौटने की के लिए गुहार लगाई है, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और उसके लिए अब भारत सरकार लगातार संपर्क में बनी हुई है अमेरिका के साथ भी, क्योंकि अमेरिका ही इस वक्त एयरपोर्ट को बिल्कुल इवैक्यूएशन को लेकर के तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। कुछ एकदम मम्मी पापा प्रसन्न है। किया ओलंपिक मेडलिस्ट से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। ये मैं ऑक्शन करूँगा, ढीला पड़ गया। मैं तो पैर का भी हाल खराब था। ये आकर के कुछ किया क्या? कि अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हो? आसाम, हाँ सर, एक दिन। मैंने
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लेकिन ये ओलंपिक पहनूंगा मैं। मेडलिस्ट से मुलाकात कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। तमाम तर ओलंपिस्ट वहाँ पर मौजूद और वज़ीर-ए-आज़म मैं इसको नरेंद्र ऑक्शन कर मोदी सकता हूँ। मेडलिस्ट से बातचीत कर ताकि रहे मैं हैं। इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शान रखिए। थैंक यू सर मच। उस दिन तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिस्ट को चाय पर बुलाया था और सबका सिग्नेचर है। बहुत बधाई। ओलंपिक मेडलिस्ट जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और पूरे मुल्क को जिन पर फ़ख्र है, वज़ीर-ए-आज़म उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ओलंपिक से मुलाकात करके उनकी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। वहीं जो मेडलिस्ट है, जो ओलंपिक खिलाड़ी है, वो सोवेनियर के तौर पर हॉकी या फिर दीगर बैडमिंटन रैकेट और इस तरह के सोवेनियर्स वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश भी कर रहे हैं। सबसे आग्रह करूंगा, जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए, ताकि आप लोगों को ये स्मृति देख कर उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम तारीखी को। मुकाबला रहा बधाई। ओलंपिक्स में हॉकी टीम का। कई सालों बाद हॉकी की बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छा नीरज, ये टोक्यो ओलंपिक्स में देखने को मिली। मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है, तब संभव होता है। और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे कैसे संभव हुआ। वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है। लोग 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सुला देता हूँ, ठीक है, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओलंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और उनकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे थे। आगे बढ़ते अफ़गान तालिबान ने दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालने के बाद कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कोई दुश्मन नहीं चाहते और एक जामिया हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो कोई अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन नहीं चाहते। वो मईशत की तरक्की और खुशहाली के हसूल के लिए हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नई हुकूमत में कोई भी अफगान सियासतदान नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। بلا شک چې موږ په داسې یو تاریخي مقطع کې قرار لرو چې سیاسي نظام به جوړیږي، خو سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام। वहीं तालिबान ने यह भी वाज़ेह किया है कि तालिबान अफगानिस्तान में ख़वातीन को इस्लामी कानून की बुनियाद पर काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त देंगे और उन्हें इस्लामी असूलों के तहत तमाम हुकूक फराहम किए जाएंगे, क्योंकि ख़वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा है। इंशाल्लाह د शریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکو. ښځې د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو. د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځو به فعال حضور ولري.
वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि तालिबान ने अमरीकी शहरियों के लिए अफगानिस्तान से महफूज इनखला की इजाजत देने पर रजामंद हो गए हैं। The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport, and we intend to hold them to that commitment. We believe that this can go till the 31st. We are talking to them about what the exact timetable is for how this will all play out, and with the immediate need to complete the evacuation mission, and as we deal with the broader challenges posed by the new reality in Afghanistan. We have asked them all to come to the airport to get on flights and take them home. That's what we intend to do. In terms of people being turned away, by and large, what we have found is that people have been able to get to the airport. In fact, very large numbers of people have been able to get to the airport and present themselves. There have been instances where we have received reports of people being turned away or pushed back or even beaten. We are taking that up in a channel with the Taliban to try to resolve those issues, and we are concerned about whether that will continue to unfold in the coming days. As things stand right now, what we are finding is that we are getting people through the gate, we are getting them lined up, and we are getting them on planes, but this is an hour-by-hour issue, and it's something we are clear-eyed about and very focused on holding the Taliban accountable. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके तहत एक आला सतही की मीटिंग हुई। खबरों के मुताबिक मीटिंग में यह बताया गया है कि हुकूमत अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि मीटिंग में जहां अफगानिस्तान के हालात का जायजा लिया गया, वहीं अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई गई। खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वहां से आने वाले हिंदुस्तानियों की हर मुमकिन मदद के लिए कहा है। वाज़ेह कि वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर बुलाई गई सिक्योरिटी अमूर की काबीनी कमेटी की मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खारजा एस जयशंकर और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण शरीक हुए। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन और अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के सफीर रुद्रवेंद्र टंडन भी मीटिंग में मौजूद रहे। हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मीटिंग हुई जिसके तहत जो है अफगानिस्तान में हालात किस तरह से बने हुए हैं उस पर जायजा लिया गया। सीसीएस की बैठक हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि आज भी 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी और जिस तरह से कल सीसीएस की बैठक हुई, तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त की बैठक चली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों से अफगानिस्तान के हाल को जाना है और साथ ही जो चिंता जताई है कि किस तरीके से जो भारतीय अफगानिस्तान में है उसकी सुरक्षा किस तरह से की जाए और उसको किस तरह से वतन वापसी की जाए। इन सभी मुद्दों पर कल की बैठक में विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चर्चा की गई। और आपको बता दूं कि आज भी कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीसीएस की बैठक होगी और इस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जानना चाहेंगे कि सरकार जो है या जो अधिकारी हैं किस तरह का प्रबंध वहां से भारतीयों को निकालने की कर रहे हैं और किस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना है भारत अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर। जी बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 की मीटिंग होगी। मीटिंग वर्चुअल होगी। अमेरिका मीटिंग की मेजबानी करेगा। अमेरिका और बरतानिया ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर फोन पर बात की। जो बाइडन और बोरिस जॉनसन ने G7 मीटिंग का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 की मीटिंग होगी। ये मीटिंग वर्चुअल होनी है। अमेरिका इस मीटिंग की मेजबानी करेगा। वहीं इस सूरत हाल को लेकर के अमेरिका और बरतानिया ने फोन पर बात भी की है। जो बाइडन और बोरिस जॉनसन ने G7 मीटिंग का ऐलान किया है, जहां एक तरफ अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत को मानने के लिए कुछ शराइत रखी है, वहीं बोरिस जॉनसन का जिस तरह से बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो तालिबान की हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। योगी हुकूमत 2021-22 का पहला
सप्लीमेंट्री बजट आज पेश करेगी। यूपी असेंबली इंतखाब से पहले असेंबली में पेश होने वाला ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। इस सप्लीमेंट्री बजट में हुकूमत की तरजीहात और तैयारियों के मंसूबों का अंदाजा होगा। हर किसी की नजर आज पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट पर टिकी हुई है। बता दें कि योगी हुकूमत के मुद्दतकार का ये आखिरी बजट भी है। इसके बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हमारी नुमाइंदा अनामिका बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, सप्लीमेंट्री बजट पेश होना है और काफी अहम ये बजट है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के मैदान में उतर जाएंगी और उसके पहले जिस तरीके से कोरोना काल की वजह से बहुत सारे विभागों के बजट कोरोना के सेकंड वेव में इस्तेमाल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए वैक्सीनेशन से लेकर टेस्टिंग से लेकर अलग अलग इक्विपमेंट्स को लेकर के सरकार ने व्यवस्थाएं की और शायद यही वजह है कि अब चुनाव से पहले सरकार को फिक्र है उन योजनाओं की जो चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, अलग अलग और योजनाओं की बात करें, तो उसके लिए सरकार को बजट का इंतजाम करना है। लिहाजा सरकार ने इस सत्र में, मानसून सत्र में सप्लीमेंट्री बजट लाने का ऐलान किया और आज सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, वो सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा भी होगी। प्रयास ये होगा सरकार का कि चुनाव से पहले उन योजनाओं को धार देकर के, उन योजनाओं को रफ्तार देकर के चुनावी माहौल में अपने पक्ष में पार्टी माहौल बना सके और इस लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी बजट भी होगा इस कार्यकाल का, क्योंकि इसके बाद दिसंबर जनवरी में पार्टी चुनाव में चली जाएगी और उसके पहले सरकार को बहुत सारी योजनाओं को पूरा भी करना है। अनामिका, काफी इंपॉर्टेंट ये बजट है क्योंकि जिस तरह से ये बजट पेश होगा ये भी दिखाएगा कि जो सरकार है वो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेगी। अनामिका, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज फिर बढ़े हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में कीमत फी सिलेंडर 859 रुपए 5 पैसे हो गई है, जबकि इससे पहले 834 रुपए 50 पैसे थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गैस सिलेंडर को लेकर के कीमत जो है बढ़ चुकी है। राजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, जो गैस सिलेंडर है उसके हवाले से लोगों को अब मजीद मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि कीमत जो है वो और बढ़ चुकी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गैस की कीमत में जो 25 रुपए का इजाफा हुआ है, इससे आम जनमानस के अंदर एक चिंता बढ़ी है क्योंकि देखा जाए तो पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसके बाद गैस सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी मंगलवार को हुई है। इसको लेकर के देखा जाए तो एक प्रकार का दबाव है, भी लोगों का मानना है कि पहले से ही लगातार महंगाई चरम पे है और ऐसे में गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा है इससे लोगों का बजट और बिगड़ जाएगा क्योंकि लोगों को पहले तो उम्मीद थी कि सब्सिडी मिल रही है, लेकिन लगातार जो इजाफा हुआ है उससे लोगों के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल राजीव, और वहीं जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस पर लोगों पर कितना ज्यादा अफेक्ट होने वाला है? बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे कि जो आम जनमानस है, जो गृहिणी है, उनका यही मानना है कि सरकार से तो उम्मीद थी, जो कंपनियां हैं, रसोई गैस कंपनियां, उनसे उम्मीद थी कि जो है दामों में जैसे जो लगातार पिछले दिनों बढ़ोतरी होती है उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी, लेकिन ऐसा ना होकर के जो अचानक 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है यह एक चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल राजीव, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान से मुतल्लिक अमरीका का बड़ा बयान सामने आया है। सब कुछ ठीक रहा तो सिफारती ताल्लुकात बहाल रखेंगे। अमरीकी शहरियों के महफूज इनखला से मुतल्लिक तालिबान से बात की। आपको बता दें कि काफी बड़ा बयान अमरीका की जानिब से आया है। अमरीका का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो सिफारती ताल्लुकात बहाल होंगे। अमरीकी शहरियों के महफूज इनखला से मुतल्लिक तालिबान से बात की। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सैलाब का कहर जारी है। कटिहार और मकामा जैसे कई अजला सैलाब की जद में है। अवाम को दिक्कतों का सामना है। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। इस हवाले से ओडिशा के कटक से एनडीआरएफ की 3 कंपनियां बुलाई गई है। 100 जवानों और अफसरान की टीम पटना पहुंच चुकी है। कटक से आई इस टीम को रियासत के मुख्तलिफ अजला से
भेजा गया है। हमारे नुमाइंदे रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह के हालात बिहार में बने हुए सैलाब की वजह से वही एनडीआरएफ की मजीद टीमें भी बुलाई गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में अगर बात करेंगे तो गंगा जिस तरह से कहर बता रही थी, तो गंगा के जलस्तर में पिछले 48 घंटे से जो है कमी देखी जा रही है और हर घंटे तकरीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर जो पानी है वो कम हो रही है। लेकिन बाकी जो नदियां हैं, गंडक, बागमती समेत जो नदियां हैं, नेपाल में बारिश होने की वजह से उसके जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है जी। और ऐसे में पटना के अलावा बाकी जो जिले हैं उत्तर बिहार के, उन जिलों में जो है खतरा बढ़ गया है फिर से एक बार। और जलस्तर बढ़ने के साथ साथ जो इलाके हैं वहां पर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है जी, आपदा विभाग की ओर से और जल संसाधन विभाग की ओर से। कल एनडीआरएफ की भी टीम पहुंची है जी। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जो एसडीआरएफ के बोट है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है जी। पूरी तरह से बिहार अभी अलर्ट पर है। बता रहे आपको कि तकरीबन 30 लाख लोग बेघर हो गए हैं जी। और अब तक राज्य में 16 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। तो निश्चित रूप से अभी भी सावधानियां बरतने की जरूरत है और जो बाढ़ है लगातार जारी है। सावधानी बरतने की काफी जरूरत है। रजनीश, बेहद शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मगरबी बंगाल के वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कारगुजार सदर सोनिया गांधी की तलब करदा ओपोजिशन जमातों की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करने का फैसला किया है। वाज़ेह हो कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने ओपोजिशन की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। ममता बनर्जी समेत कई ओपोजिशन जमातों के कायदीन को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद पहली मरतबा दिल्ली का दौरा करने वाली ममता बनर्जी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। वाज़ेह है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल मुल्क भर में हम ख्याल जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिशें जारी है, जिसमें ममता बनर्जी एक अहम चेहरे के तौर पर सामने आई हैं।